नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं राम नरेश मिश्र आप सभी के लिए आज नागरिक शास्त्र भाग 19 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए और कक्षा 10 व 12 में पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों अथवा नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। एसएससी, टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और विगत 10 वर्षों से परीक्षाओं में किसी न किसी रूप से पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हुए प्रश्न 1, भारत के मिल्क माइन के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीस कुरियन, सी के.एन. राज, डी जे.सी. कुमारप्पा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्धि मिली और इनके अथक प्रयास के कारण भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, 1965 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ? ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान में, भारत चीन में, भारत श्रीलंका में और पाकिस्तान नेपाल में। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान में। 1965 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। पाकिस्तान ने अपने छद्म युद्ध के कारण भारत को नीचा दिखाने के लिए स्वतंत्रता के बाद युद्धों में रत रहा और इस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई। प्रश्न 3, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है भारत पाकिस्तान। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था और इस समझौते के माध्यम से भारत और पाकिस्तान भविष्य में किसी प्रकार की लड़ाई न करने का वादा भी किए थे, किंतु सदैव से पाकिस्तान अपने वादों से मुकरता रहा है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का यह ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। प्रश्न 4, 1972 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है बांग्लादेश। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में एक नया देश बन के आया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान ही था और पाकिस्तान के दोहरे रवैये के कारण वह अपने ही देश से नाराज था और भारत ने इस चाल का फायदा उठाया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को भरपूर सहयोग दिया और एक नया देश बांग्लादेश बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। प्रश्न 5, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न में से क्या कारण है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, बी पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार, सी शक्तिशाली राष्ट्र बनना, डी उपर्युक्त सभी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी।
भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का जो कारण है उसमें ऑप्शन ए आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना भी सही है, बी पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार होना यह भी सही है, और सी शक्तिशाली राष्ट्र बनना भी सही है। भारत आत्मनिर्भर भी होना चाहता है, पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है इसलिए अपने पास भी हथियार बढ़ाना चाहता है, और एक शक्तिशाली राष्ट्र भी बनना चाहता है। इस कारण भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का पूरा सुझाव दिया गया है और भारत भी परमाणु नीति में आगे आना चाहता है। प्रश्न 6, पंडित नेहरू द्वारा अपनाए गए विदेश नीति का एक तत्व है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति अपनाई उसमें गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध और पंचशील ये सभी शामिल थे। गुटनिरपेक्षता के माध्यम से भारत किसी भी गुट का सदस्य न रहते हुए निरपेक्ष भूमिका में रहना पसंद किया, और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध भी किया, और चीन के साथ व्यापार के लिए 5 सिद्धांतों को अपनाया। इस तरह ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ही सही है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों में हमारे संवैधानिक आधार हैं, हमारे भौगोलिक तत्व भी हैं, और हमारी राष्ट्रीय हित भी समाहित है, जिसके कारण हमने भारतीय विदेश नीति को अपनाया है। प्रश्न 8, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 1962। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था, और उस समय हमारा देश स्वतंत्रता के बाद विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था। उसी समय चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न 9, मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 1914 में। 1914 ईस्वी में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि भारत को अपने पड़ोसी राज्य से अलग करता है। प्रश्न 10, निम्न में से किसने पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू द्वारा पंचशील के सिद्धांत का निर्धारण किया गया। पंडित नेहरू ने अपने पड़ोसी देश चीन के साथ पंचशील पर 1954 में समझौते किए, और यह एक व्यापारिक समझौता था। पंचशील का साधारण अर्थ 5 सिद्धांत है। अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ था। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिनको सामूहिक रूप से पंचशील कहा जाता है। प्रश्न 11, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर जुलाई 1972 में हुआ था, और यह शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। प्रश्न 12, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित किए गए थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, बेलग्रेड। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किए गए थे, जिसमें गुटनिरपेक्ष रहने की सलाह दी गई थी, और उसमें भारत ने भी अपनी भूमिका निभाई, और किसी भी गुट में शामिल न रहने के लिए
लोगों को, देशों को, समाज को प्रेरित किया। प्रश्न 13, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, मई 1974। मई 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। प्रश्न 14, चीन ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1962 में। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। उस समय भारत की स्थिति चीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी, जिसमें भारत को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ था। प्रश्न 15, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, भारत पाकिस्तान। ताशकंद रूस में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था और इस समझौते में भारत ने पाकिस्तान से हुई लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जितने भी क्षेत्र जीते गए थे उन्हें वापस कर दिया गया था और यह भारत की एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके कारण आज भी पाकिस्तान छद्म युद्धों द्वारा भारत को परेशान करने की ओर हमेशा कदम बढ़ा रखा है। प्रश्न 16, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, जब 1964 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद अस्थायी रूप से गुलजारीलाल नंदा को देश का प्रधानमंत्री तो बनाया गया, किंतु उसके बाद चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में भी अपनी अहम भूमिका निभाई और भारत को पाकिस्तान से हारने नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। प्रश्न 17, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1966। ताशकंद समझौता 1966 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था और यह समझौता दोनों देशों के स्थिरता को लेकर, युद्धों में कमी को लेकर कराए गए थे और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान से युद्ध प्रणाली को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का वादा किया और पाकिस्तान ने भी भारत में कभी भी भविष्य में युद्ध न करने की नीति पर कायम रखने के लिए कहा, किंतु उसकी समय के साथ बातों में अंतर समझ में आने लगा। प्रश्न 18, केशवानंद भारती मुकदमे का फैसला कब हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 1973। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती मुकदमे का फैसला हुआ था और इस फैसले में हमारे संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार के परिवर्तन न करने की बात दोहराई गई। प्रश्न 19, संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, केशवानंद भारती मुकदमा। संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय केशवानंद भारती मुकदमे में हुआ था और यह बात उसमें आई थी कि किसी भी स्थिति में संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 20, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, गुजरात। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चला था और उसके बाद गुजरात एक अलग प्रांत के रूप में उभर कर सामने आया, जो कि महाराष्ट्र से अलग हुआ और उसका विकास क्रमशः
होता रहा। प्रश्न 21, बिहार आंदोलन को किसने चलाया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन को एक चरम सीमा तक पहुंचाया और बिहार को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाने में अपनी भूमिका निभाई और इन्होंने इस आंदोलन में कई बार जेल की यात्रा भी की। प्रश्न 22, आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है 25 जून 1975 में। भारत में आपातकाल की घोषणा उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था और जिसके कारण इंदिरा गांधी की छवि बहुत धूमिल हुई और उन्हें 1977 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रश्न 23, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है 1977। जनता पार्टी की स्थापना आपातकाल के बाद हुई और यह 1977 में हुई और इस पार्टी ने पहली बार चुनाव में जीत दर्ज करते हुए मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अपनी सरकार भी बनाई। प्रश्न 24, 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई? ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी, बी जनता पार्टी, सी भारतीय जनता पार्टी और डी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, जनता पार्टी। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने विजय दर्ज की थी। प्रश्न 25, 1977 में स्वतंत्रता से संबंधित किस संगठन का निर्माण हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ। 1977 में स्वतंत्रता से संबंधित जिस नए संगठन का निर्माण हुआ वह नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ का बनना था। प्रश्न 26, वचनबद्ध नौकरशाही एवं वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी धारणाओं में वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा को दोहराया था और उसने नौकरशाही पर लगाम लगाई, न्यायपालिका तक को उसने अपने विचारों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की और न मानने पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल तक की घोषणा कर दी। बाद में इंदिरा गांधी को इस कदम के कारण बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना भी करना पड़ा। तो इस तरह इंदिरा गांधी की अपार क्षति हुई। प्रश्न 27, 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है A.N. राय। 1973 में दोस्तों पहली बार यह हुआ था कि भारत के 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके उनसे छोटी उम्र के किसी न्यायाधीश के पद पर किसी को बिठा दिया गया था और यह भारत की न्याय प्रणाली में पहली बार कदम उठा गया था, जबकि हमारे देश में सदैव से जो उम्रदराज वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे उन्हीं को न्यायाधीश की पद पर रखा जाता था। प्रश्न 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 352। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का अनुबंध करता है
और देश में आंतरिक या बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और इसी का लाभ उठाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आंतरिक हालात खराब होने का बहाना बना के देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जो कि यह गैर जिम्मेदाराना कदम था और इसी कारण उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। प्रश्न 29, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष में की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1975। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने अपने कदमों से न्यायपालिका तक को दोषी ठहरा दिया था और इसके लिए उन्हें जेल तक की यात्रा न्यायपालिका के आदेश से करनी पड़ी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 25 जून 1975। आपातकालीन जो कार्य इंदिरा गांधी ने किया वह 25 जून 1975 को किया गया और यह कार्य भारतीय इतिहास में बहुत ही कलंकित समय रहा। ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने स्वार्थवश देश में आपातकाल की घोषणा की हो और आर्थिक और तमाम स्थितियों को बदतर बनाने में अपना सहयोग दिया हो। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? और प्रश्न 2, मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें और प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित नियमित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। कल मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 20 प्रस्तुत करूंगा। देखना न भूलें और अपनी परीक्षा की नियमित तैयारी करते रहें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।